Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 23rd June 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करेंगे. In this video, we'll discuss the single low tax regime of India. ये क्या है? What is this single low tax regime? We'll discuss this. And then we'll talk about the worldwide ऑयल रिफाइनिंग क्रंच. तो ये दो इश्यूज़ हम आज के इस एडिटोरियल एनालिसिस में कवर करेंगे. लेट्स बिगिन विद इट. शुरुआत करते हैं. हमारा आज का पहला आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और ये हमने आज के द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है. इट्स अबाउट टूवर्ड्स अ सिंगल लो टैक्स रिजीम. इस आर्टिकल को डिटेल में समझने से पहले एक बैकग्राउंड देखते हैं. दिसंबर 2018 में इंडिया के लेट फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने ये अनाउंस किया था कि जीएसटी के अंदर जो 28% की जो स्लैब है, जिसे उन्होंने डाइंग स्लैब कहा था, ही सेड कि दिस 28% जीएसटी स्लैब वुड बी फेस्ड आउट एक्सेप्ट फॉर द लग्जरी आइटम्स. लग्जरी आइटम्स को छोड़ के जो 28% जीएसटी की जो स्लैब है, इसे फेज आउट किया जाएगा. And then eventually India will have only two slabs, 5% slab and the standard rate जो होगा that would be between 12% and 18% slab. तो ये दो slabs इंडिया में रह जाएंगी, 5% and a standard rate between 12 and 18%. 28% की जीएसटी स्लैब को फेज आउट करने की बात 2018 में अरुण जेटली जी ने की थी. नाउ हमारा जो टैक्स रिजीम है ये इतना कॉम्प्लेक्स और इतना कंफ्यूजिंग क्यों है? देखें, जब यूनिफॉर्म जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था, इट वाज अ वाटरशेड मूवमेंट इन इंडिया, क्योंकि इससे पहले हमारे पास जो टैक्सेस और जो सेसेस की जो रजीम चल रही थी, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, ये एक बहुत बड़ा बैरियर था टुवर्ड्स द फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया. एंड इट वाज अ बिग सेसपूल ऑफ करप्शन. तो जब इन सब को हटाकर यूनिफॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वाटरशेड मोमेंट था. लेकिन फिर भी जीएसटी अभी भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन इस टैक्स रिजीम में है बिकॉज यहाँ पे हमें डिफरेंट टैक्स स्लैब्स देखने के लिए मिलती हैं. तो इट इज़ नॉट ईजी फॉर अस टू कॉम्प्रीहेंड और टू कंप्लाई विद, एंड देयरफॉर इट इज़ ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन. क्योंकि उतना ईजीली इसे कॉम्प्लीहेंड नहीं कर पाते, इसे कंप्लाई नहीं कर पाते, तो इंटरप्रिटेशन करने में मुश्किल आती है, हरासमेंट के केसेस बढ़ जाते हैं, एंड दिस लीड्स टू अवॉइडेबल लिटिगेशंस एज वेल. अब ब्यूरोक्रेसी का ये जो वर्ल्ड है दैट इज़ ओवर. इट इज़ ऑब्वियसली टू कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड प्रिंसिपल. किस प्रिंसिपल इसे कहते हैं? कीप इट सिंपल स्टूपिड प्रिंसिपल. Now, if you're asking, bureaucracy to identify and categorize all the products and services for the different tax slab in the GST regime, that is the surest way to get into a muddle. क्योंकि देखें, there is unambiguous directive to the bureaucracy is necessary for ruling dispensation to come up with. जो दो कैटेगरीज हैं, गुड्स एलिजिबल फॉर जीरो टैक्स एंड द गुड्स दैट विल फॉल अंडर अ सिंगल टैक्स रेट, लेट्स से 10% और 12%. तो इसे लेकर एक बहुत ही बड़ा आप डायरेक्टिव ब्यूरोक्रेसी को दे देते हैं दैट दे शुड डिसाइड दी डिस्पेंशन कि कौन से किस कैटेगरी में फॉल करेगा. सो दैट बेसिकली मीन्स दैट एवरीथिंग एक्सेप्ट दोज हु आर स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड इज टैक्स्ड. अब जैसे कि हम सिन टैक्स की बात करें फॉर एग्जाम्पल, अब जब हम क्रॉस पर्पस के लिए देखते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट्स पॉलिसी टू जनरेट ग्रोथ एंड क्रिएटिंग जॉब इन इंडिया अंडर मेक इन इंडिया, इस पूरी चीज़ को समझने के लिए हम एक केस स्टडी अप्रोच लेंगे. लेट्स से देयर इज अ टिपिकल 300 रूम 5-स्टार होटल, और इस होटल में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है ऑफ लेट्स से 500 पीपल, जिसमें से कि 90% वेटर्स हैं, हाउसकीपर्स हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ है, फ्रंट डेस्क स्टाफ है, सिक्योरिटी है, कॉन्क्रीट स्टाफ है, कुक्स हैं, फाइनेंशियल और क्लरिकल स्टाफ है, एंड देर आर अ होस्ट ऑफ अदर एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड सर्विसेज. इसके अलावा या कुछ होटल में स्पाज हो रहे होंगे, कुछ गिफ्ट शॉप्स हैं, कुछ स्विमिंग पूल्स हैं, कोई एक्टिविटीज़ करवा रहा है तो वो अलग होंगी.
ये तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो गई, लेकिन होटल एक इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा होगा इन दी एंसिलरी एरिया। अब होटल में जो बेड्स लगे हैं उसका लिनन वो कहीं से बाय करता होगा, उसकी फर्निशिंग वो कहीं से करवाता होगा, रग्स और जो कारपेट्स हैं वो कहीं से आ रहे होंगे, एयर कंडीशनिंग की जिम्मेवारी किसी के पास होगी, कटलरी वो किसी से ली है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हुई होंगी, फर्नीचर आया है, जो फूड प्रोड्यूस आ रहे हैं वो कहीं से आ रहे हैं। तो एक होटल बनने की वजह से जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है एंसिलरी एरियाज़ के अंदर वो कितनी इंक्रीज़ हुई। It will generate jobs and income for farmer. It will also have an opportunity for the construction contractors, artisans and even other manufacturers. और यहीं पे 5 स्टार होटल देखें तो ये फॉरेन एक्सचेंज भी जनरेट करेगा, बिकॉज दिस विल ऑल्सो अट्रैक्ट द रिच टूरिस्ट एंड द विजिटर्स। तो इट इज़ अनवाइज टू टैक्स दीज होटल्स टू डेथ। इनके ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स लगाना गलत बात है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और फॉरेन एक्सचेंज भी जनरेट कर रहा है। अब यहीं पे अगर हम हाउस होल्ड नेसेसिटीज़ की बात करें, सी देयर आर हाई टैक्सेस ऑन एयर कंडीशनर्स। जो एयर कंडीशन रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे हायर टैक्स है, चॉकलेट्स, लग्जरी कार्स। दिस क्रिएट एन इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट डाउन स्ट्रीम। हमारे जो बिजनेसेस हैं इनमें एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चल रहा होता है, और इस तरह से जब कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर ये जो हाई टैक्सेस लगाए जाते हैं, इससे एक रिपल इफेक्ट, डाउन स्ट्रीम रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है। एंड दिस बेसिकली इफेक्ट, इसका जो इफेक्ट है ये फाइनली जो एम्प्लॉयमेंट पिरामिड के सबसे बॉटम पे जो पर्सन है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट इसका होता है। अब जैसे कि फूड की अगर हम बात करें तो GST ऑन ब्रेड इज़ ज़ीरो, बट उस ब्रेड में जो सैंडविच डलेगा, वो जो वेजिटेबल सैंडविच है, दैट इज़ एट 5% टैक्स स्लैब। तो इससे जो वेजिटेबल ग्रोअर्स हैं वो डायरेक्टली हिट होते हैं। अब GST बंस के ऊपर तो ज़ीरो है, लेकिन अगर बंस में कुछ रेजिन्स ऐड कर दिए तो वो 5% स्लैब में आ जाएगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, GST इलेक्ट्रिक कार, ट्रैक्टर, साइकिल, बाइक्स, जो लो एंड और लग्जरी कार हैं, इनके बीच में 5% से 50% की वेरिएशन देखने के लिए मिलती है। और एक इकोनॉमी का एक बड़ा बैरोमीटर होता है द सेल ऑफ ऑटोमोबाइल, और इन ऑटोमोबाइल के ऊपर इस वाइड रेंज की GST की स्लैब्स अगर आप यहाँ पे देखें 5 to 50% तक का GST इन ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर अप्लाई होता है। तो यहाँ से एक पिक्चर आपको क्लियर होनी चाहिए दैट व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, क्या दिक्कत है। तो अभी जो हमारे GST रजीम्स हैं वो कौन कौन सी आइटम्स हैं जिनके ऊपर GST को एग्जेम्प्ट किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम पेट्रोल की बात करें, डीजल, हमारा जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, दे आर नॉट अंडर द परव्यू ऑफ GST। ये डायरेक्टली सेंट्रल एक्साइज और स्टेट टैक्सेस के अंडर आते हैं, इनके ऊपर GST अप्लाई नहीं होता। जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज़ हैं और जो स्टेट टैक्स हैं, दे contribute over 50% of the retail prices of petrol and diesel, and this is the highest in world, bearing banana republics, उनको छोड़ के ये तो highest prices हैं। So there is this distrust between state and center when it comes to revenue sharing also। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। देखें, द प्लान मस्ट बी टू फिगर आउट हाउ टू रिवैम्प आवर इकोनॉमी। इसको रेवोल्यूशनाइज हम कैसे कर सकें, एंड दिस कैन बी डन बाय मेकिंग द रिच एंड अपर मिडिल क्लास स्पेंड एंड मूविंग मोर पीपल अप द वैल्यू चेन। अगर अपर और रिच और अपर मिडिल क्लास स्पेंड करेंगे तो इससे जो लोग हैं वो वैल्यू चेन में और ऊपर आ पाएंगे। And this can only be done when there are more chocolates, AC and automobiles that are bought by the rich and the upper middle class. So instead of designing a tax system जिससे कि ये जो products हैं ये out of reach रहते हैं of the new customers of the class reach, इस तरह की regime होनी चाहिए that they are spending on these and इससे हमारी एक बड़ी value chain develop हो। So the approach should be the KISS model। जैसे कि अब एयरलाइन मॉडल देखो, द लो कॉस्ट एयरलाइन मॉडल, ये सक्सेसफुल हुआ। सिंगल क्लास सीटिंग, पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल विद नो कोड शेयरिंग, डायरेक्ट इंटरनेट बुकिंग एंड नो मिडल मैन, इसकी वजह से ये मॉडल जो है वो सस्टेन रहा है। फिनेंस मिनिस्ट्री को भी इसी तरह का क्यू लेना चाहिए फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर हु हिंटेड एट द मेजर रिफॉर्म्स आफ्टर द कोविड-19, ताकि जितनी भी कंफ्यूजिंग टैक्स स्लैब्स हैं इनको आप एक वेल स्कूप के अंदर इन्हें ख़त्म कीजिए। एंड दिस विल ऑल्सो इंश्योर द कंप्लायंस एंड दिस शुड ऑल्सो वाइडन अप द टैक्स नेट।
इससे हमारा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा, हमारी इकोनॉमी और ज़्यादा बूस्टअप होगी और जॉब्स क्रिएट होंगी, टैक्स कलेक्शंस बढ़ेंगे, करप्शन रिड्यूस होगी, क्योंकि ये जो मूव है ये पॉपुलिस्ट भी होगा एंड इट इज़ ऑल्सो वेल रिगार्डेड बाय द इकोनॉमिस्ट एज वेल. After this, we'll talk about the worldwide oil refining crunch. So see, drivers all around the world, they are feeling the pain at pump, क्योंकि जो fuel prices हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो cost है वो बढ़ता जा रहा है, and the cost for surging for heating buildings, power generation, industrial production, ये सब increase होता जा रहा है. Therefore इस article में worldwide oil refining के ऊपर क्या crunch चल रहा है, let's go through this. ना अगर हम इस पूरे इशू का बैकग्राउंड देखें तो प्राइसेस रशिया यूक्रेन वॉर से पहले से ही एलिवेटेड थे. रशिया यूक्रेन वॉर फरवरी 24 को स्टार्ट हुई है, उससे पहले से ही जो प्राइसेस थे वो लगातार हाई चल रहे थे. और मिड मार्च में आते आते जो फ्यूल जो कॉस्ट था ये काफ़ी ज़्यादा सर्ज किया एंड जो क्रूड प्राइसेस थे दे वो ओनली अप मॉडेस्टली. तो मच ऑफ द रीज़न फॉर दिस वाज लैक ऑफ एडिक्वेट रिफाइनिंग कैपेसिटी. फ्यूल कॉस्ट बढ़ा लेकिन जो क्रूड प्राइसेस थे वो थोड़े कम बढ़े. तो इसका मतलब यही है कि जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी कम है, जिसकी वजह से क्रूड को जिसको आप प्रोसेस करके गैसोलीन और डीजल बनाएंगे टू मीट द ग्लोबल डिमांड वो कम थी. इसीलिए फ्यूल कॉस्ट बढ़ गया लेकिन क्रूड प्राइस उतना ज़्यादा हाई नहीं था, क्योंकि जो क्रूड है उसको आपको फर्दर रिफाइन करना होगा. तो क्योंकि रिफाइनिंग कैपेसिटी कम थी इसीलिए फ्यूल कॉस्ट जो था वो बढ़ गया. तो यहाँ पे कुछ डाटा समझते हैं. ग्लोबली जो हमारी रिफाइनरीज़ हैं वो कितना प्रोड्यूस करते हैं डेली. तो ऑल अक्रॉस द ग्लोब देयर इज़ इनफ कैपेसिटी टू रिफाइन अबाउट 100 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल अ डे. ग्लोबली 100 मिलियन बैरल्स अ डे जो ऑयल है वो रिफाइन होता है. दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. लेकिन इसकी जो 20% कैपेसिटी है वो यूजेबल नहीं है. जो मोस्टली जो अनयूजेबल कैपेसिटीज़ हैं ये लैटिन अमेरिका में हैं, वो उन जगहों पे हैं वेयर देयर इज़ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से अगर हम इनको निकाल दें जो अनयूजेबल कैपेसिटी है तो इससे कुछ 82 टू 83 मिलियन बैरल्स पर डे हमारी कैपेसिटी प्रोजेक्ट होती है ग्लोबली जो ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है. लेकिन यहाँ पे एक और इशू आता है अबाउट दी क्लोजिंग ऑफ रिफाइनरीज़. अगर हम देखें तो जो रिफाइनिंग इंडस्ट्री है इट एस्टिमेट्स अराउंड वर्ल्ड्स लॉस्ट ऑफ टोटल 3.3 मिलियन बैरल्स ऑफ डेली रिफाइनिंग कैपेसिटी सिंस द स्टार्ट ऑफ 2020. हम 2020 की शुरुआत से ही 3.3 मिलियन बैरल्स का हमारी जो डेली रिफाइनिंग कैपेसिटी है उसे लूज़ कर चुके हैं. एंड ये जो लॉसेस हुए हैं ये मेनली यूएस, रशिया, चाइना और यूरोप में हुए हैं. जो फ्यूल डिमांड थी वो पैंडमिक के दौरान ड्रॉप हो गई, लॉकडाउन्स लग गए, रिमोट वर्क होना शुरू हो गया. एंड इससे पहले भी जो हमारी फ्यूल कैपेसिटी थी वो कभी डिक्लाइन नहीं हुई थी. फॉर एटलीस्ट 3 डिकेड्स दिस वाज द ओनली सिचुएशन जहाँ पे जो रिफाइनिंग कैपेसिटी थी वो डिक्लाइन हुई है. सो व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लेड टू हाई प्राइस. अब जैसा कि हमने देखा पेंडेमिक से पहले ही जो यूएस, चाइना, रशिया और यूरोप की जो ऑपरेटिंग रिफाइनरीज थी वो लोअर कैपेसिटी पे काम कर रही थी. यूएस में कुछ नियरली 1 मिलियन बैरल्स पर डे की जो कैपेसिटी की रिफाइनरीज थी वो 2019 में ही शट डाउन कर दी गई थी ड्यू टू वेरियस रीजंस. रशिया में उनकी 30% रिफाइनिंग कैपेसिटी आइडल है मई के तक अगर हम देखें. और जो वेस्टर्न नेशंस हैं बिकॉज दे आर रिजेक्टिंग रशियन फ्यूल नाउ, तो उनकी कैपेसिटी तो और भी ज़्यादा अब वहाँ पे आइडल हो चुकी है. चाइना की बात करें तो चाइना हैज़ द स्पारेस्ट रिफाइनिंग कैपेसिटी. अब जो रिफाइंड प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट है इट इज़ ओनली अलाउड अंडर ऑफिशियल कोटा एंड देयरफॉर इट इज़ मेनली गारंटेड टू द लार्ज स्टेट ओन्ड रिफाइनिंग कंपनीज़. ये स्मॉल इंडिपेंडेंट कंपनीज़ को उतना नहीं मिलता जितना कि जो लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड कंपनीज़ हैं उनको दिया जाता है. अब जो चाइना स्टेट बैंक रिफाइनरीज़ हैं दे आर अराउंड 71.3% और जो इंडिपेंडेंट रिफाइनरीज़ हैं दे आर 65.5%. बट दैट वाज अप फ्रॉम अर्लियर इन दिस ईयर बाय द लो हिस्टोरिक स्टैंडर्ड्स. इसके अलावा हाई प्राइस के रीजंस क्या हो सकते हैं. देखिए जो कॉस्ट थी टू कैरी दी प्रोडक्ट्स ऑन वेसल्स ओवरसी ये इंक्रीज़ हो गई
क्योंकि ग्लोबल डिमांड बढ़ गई। रशिया की जो वेसल्स थी उनके ऊपर सैंक्शंस लग गई, ग्लोबल डिमांड बढ़ गई, जिसकी वजह से वेसल्स के थ्रू इस प्रोडक्ट को कैरी करने की जो प्राइस थी वो बढ़ गई। यूरोप के अंदर जो रिफाइनरीज थी दे वर कंस्ट्रेन्ड बाय द हाई प्राइसेस फॉर द नेचुरल गैसेस, उनके विच पावर्स देयर ऑपरेशन, तो नेचुरल गैस वहाँ पे उसके कंस्ट्रेन हो गए, इसीलिए प्राइसेस के प्राइसेस बढ़ गए। There were some refineries were dependent upon vacuum gas oil as an intermediate fuel. अब क्योंकि जो रशियन वैक्यूम गैस ऑयल था that was prevented. They were certain from restarting certain gasoline producing units. तो ये सभी फैक्टर्स की वजह से जो प्राइसेस थे वो बढ़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली इस सिचुएशन से फ़ायदा किसका हो रहा है? देखिए, अगर हम रिफाइनर्स की बात करें, स्पेशली दोस्त जो कि बहुत ज़्यादा फ्यूल बाकी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि यूएस के जो रिफाइनर्स हैं, उनको इस करंट सिचुएशन से फ़ायदा हो रहा है। जो ग्लोबल फ्यूल शॉर्टेज हुई है, इससे जो रिफाइनिंग की मार्जिन है वो बहुत बढ़ चुकी है। एंड देयर इज़ दिस की ऑफ 3-to-1 क्रैक स्प्रेड, नियरली $60 अ बैरल क्रैक स्प्रेड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला है। एंड इसकी वजह से जो यूएस बेस्ड जो वेलेरो है, इनको बहुत प्रॉफिट जनरेट हुआ है। इंडिया की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको प्रॉफिट मिला है। सो व्हाट कैन वी से, विल दीज ऑयल रिफाइनिंग विल पिकअप इन फ्यूचर? देखें, जो ग्लोबल रिफाइनिंग कैपेसिटी है, इट इज़ सेट टू एक्सपैंड बाय 1 मिलियन बैरल पर डे इन 2022 and 1.6 million barrels per day in 2023. तो रिफाइनिंग कैपेसिटी तो एक्सपैंड होगी। अप्रैल की अगर हम बात करें तो अभी 78 मिलियन बैरल्स डेली प्रोसेस होते हैं, एंड प्री पैंडमिक का अगर हम एवरेज देखें तो वो 82.1 मिलियन बैरल्स पर डे था। तो प्री पैंडमिक के हिसाब से तो काफ़ी कम है, लेकिन आगे आने वाले समय में हमारी ग्लोबल रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी भी एक्सपेक्ट कर रही है दैट रिफाइनिंग विल रिबाउंड ड्यूरिंग दिस समर, एंड दिस कैन रिबाउंड अप टू 81.9 बिलियन बैरल्स पर डे as the Chinese refiners come back online. So here it is important for us to know that what is the position of India here. So see, India, which refines more than 5 million barrels per day according to the International Energy Agency, it has been importing cheap Russian crude oil for domestic use and export. So it is expected to boost the output. So the only way forward is that we need more refining capacity. See, the more refining capacity is set to come online in Middle East and Asia because the demand is growing, and to meet that demand you have to increase the refining capacity. So when the countries like Russia, US, China, they will start operating to their pre-pandemic level, then the demand can be met, and at that point of time the prices can lower down a bit. So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.